हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, क्लास 8 का है। चैप्टर का नाम है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। तो हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं टोटल 1 बाय 1 तरीके से कि इतिहास किसे कहते हैं, या हमको जो चैप्टर पढ़ना है उसका हिस्ट्री कितना जानना है। हम लोग एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे, अभी जितना चैप्टर में दिया हुआ है चैप्टर को लेके कंप्लीट करना है। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा आधुनिक काल में भारत का इतिहास। आधुनिक काल का मतलब है 1947 के बाद का भारत। ओके, इसको बोला जाता है आधुनिक भारत। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि आधुनिक काल में भारत का इतिहास कैसा था। तो जैसे हम लोग देखे हैं प्राचीन कालीन भारत, तो प्राचीन कालीन भारत में हम लोगों को मुगलों के बारे में पढ़ना था। ठीक है, उससे पहले था सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता वगैरह वगैरह। तभी हम लोग को उससे रिलेट करके नहीं, आधुनिक भारत को देखना है। आधुनिक भारत में इतिहास का क्या महत्व था, तारीख का क्या महत्व था, इतिहास में तारीख का क्या महत्व था। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, किसी का बर्थडे मनाया जा रहा है 15 मई बर्थडे मनाया जा रहा है, तो उसके लिए तारीख कितना महत्वपूर्ण है सब कोई समझता है कि उस दिन उसका जन्म हुआ है, उस दिन को वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करता है। वैसे ही है कि इतिहास में तारीख का क्या महत्व है, तो इससे हम समझते हैं इतिहास में तारीख का क्या महत्व है। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। ओके, तो हम लोगों को कैसे पता है कि 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ? क्योंकि ये लिखित है, ये इतिहास में दर्ज हो चुका है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। ये ऑलरेडी लिखित है। जैसे ऐसे ही हम लोग आगे बोलेंगे कि तारीख क्यों हो जाती है महत्वपूर्ण, इसमें भी हम लोग ये दोनों रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि कोई भी तारीख किसी के लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, गांधी जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो है सो इतिहास में वर्णित है, इतिहास में लिखा हुआ है। कौन सा इतिहास में? आधुनिक काल का इतिहास में लिखा हुआ है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको जो है सो हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे कि तारीखें क्यों हो जाती है महत्वपूर्ण। तो हम लोग देखेंगे तारीखें क्यों हो जाती है महत्वपूर्ण, इतिहास में तारीख का क्या महत्व है। तो आप लोगों के किताब में दिया हुआ है कि पहले के लोगों में यह धारणा बनी रहती थी कि इतिहास एक नीरस विषय है। तो इस लाइन को हम लोग समझेंगे जो आप लोगों का बुक में नोट किया हुआ है। इतिहास एक नीरस विषय है। नीरस का मतलब होता है जिसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, अभी हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है सभी लोगों के लिए। क्यों? अभी लोगों को जानने में अभिलाषा रहता है या इच्छा रहता है कि पहले के तारीखों में क्या घटना घट चुका है या किस घटना के बारे में डिस्कस किया गया है टॉपिक में। ठीक है, तो मार्ल कॉल्स थे, मार्ल कॉल्स का कथन था कि तारीखें महत्वपूर्ण होती है पहले की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विज्ञापनों का रुचियों पर क्या प्रभाव था। ठीक है, जैसे कोई भी बुक लेते हैं, हम बुक का एग्जांपल लेते हैं, जैसे चेतन भगत का बुक लेते हैं हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो किताब पब्लिक होने से पहले हम लोगों तक जानकारी पहुंच जाता है कि स्टोरी का कंटेंट रहेगा, ये कंटेंट रहेगा, थीम रहेगा, इस थीम पे बेस्ड रहेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी रिवॉल्यूशन 2020, ये बुक का हम एग्जांपल लेते हैं रिवॉल्यूशन 2020। इसमें बोला गया था कि क्रिकेट से रिलेटेड रहेगा, कैरियर के रिलेटेड रहेगा, ये सब टॉपिक रहेगा।
तो ये पहले लोगों के द्वारा पब्लिश कर दिया जाता है, ऑथर के द्वारा पब्लिश कर दिया जाता है। इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, ये सब क्या है, प्रचार हुआ। प्रचार हुआ, उसके थ्रू बहुत सारे लोग जानते हैं। जो नोवेल नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग भी जानते हैं, जो ऑलरेडी पहले से नोवेल में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी जानते हैं। तो क्या हुआ, एक तरह का प्रचार हुआ। अब कोई भी सामान, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं मोबाइल फोन का, जैसे कोई भी मोबाइल फोन का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो लेने से पहले हम बहुत सारा रिसर्च करते हैं, उसका विज्ञापन बनाया हुआ है, बहुत सारा विज्ञापन बनाया हुआ है कंपनी के द्वारा, उसका फैसिलिटी दिखाया गया है, उसका विशेषता दिखलाया गया है, तो क्या होता है, विज्ञापन होता है। तो 1947 में जब देश आजाद हो गया, अंग्रेजों के गुलाम से मुक्त हो गया भारत, तो यहाँ लोगों के पास उतनी जानकारी और संसाधन नहीं थी कि वस्तुओं के बारे में जान सके। तो उन लोगों को जागरूक करने के लिए विज्ञापन का निर्माण किया गया, एडवर्टाइजमेंट का निर्माण किया गया। तो लोग इसमें रुचि दिखाने लगे। रुचियों का प्रभाव क्या हुआ, सामान का बिक्री बढ़ गया। जैसे चंपारण के एरिया में नील की खेती होती थी, तो नील का चलन सिर्फ वही एरिया तक था, चंपारण बिहार तक ही सीमित हो गया नील का खेती। लेकिन जब इसका धीरे धीरे प्रचार हुआ, इसका यूज का विस्तार हुआ, बताया गया, तो इसका क्या हुआ, कारोबार बढ़ा। कारोबार बढ़ने से क्या हुआ, मार्केट फैला। मार्केट फैलने से क्या होता है, कंपनी का विस्तार होता है, देश डेवलपमेंट में आगे बढ़ता है। तो ये होता है विज्ञापन का प्रभाव। ओके, इतना ही जानेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आधुनिक भारत का भौगोलिक भूभाग क्या था। तो भारत खंडित हो चुका था 1947 में, भारत का टुकड़ा हो चुका था, ठीक है, भारत पाकिस्तान अलग हो चुका था। तो आधुनिक भारत का भौगोलिक स्वरूप क्या था, भौगोलिक स्वरूप उत्तर में हिमालय, वो तो ऑलरेडी पहले से ही था। दक्षिण में हिंद महासागर भी पहले से था। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर था। पूरब में बंगाल की खाड़ी, वो भी ऑलरेडी था। पश्चिम में अरब सागर था, अरब सागर। और पाकिस्तान हम बोल सकते हैं 1947 में, ठीक है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट डे मनाया जाता है, अब 15 अगस्त को भारत का इंडिपेंडेंट डे मनाया जाता है। तो हमें पे आधुनिक भारत का भौगोलिक स्वरूप, आधुनिक भारत मतलब 1947 के बाद का भारत, तो हम पाकिस्तान को भी इंक्लूड करके लिख सकते हैं कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और पाकिस्तान। तो ये हो गया भारत का भौगोलिक स्वरूप। अब नेक्स्ट टॉपिक है औपनिवेशिकता क्या है। औपनिवेशिकता का मतलब हो गया अंग्रेजों का गुलाम। ओके, जितने भी औपनिवेशिक देश थे जो अंग्रेजों के गुलाम थे, वो औपनिवेशिकता के अंतर्गत आता है। औपनिवेशिकता हम लोग पहले के भी वीडियो में देखे हैं, लेकिन समराइज हम लोग करके देखेंगे औपनिवेशिकता क्या है। औपनिवेशिकता का मतलब हुआ 300 वर्षों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा। 300 वर्षों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा। इससे पहले 1857 की क्रांति से पहले बहुत छोटे छोटे क्रांति हुए, लेकिन उनको इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। 1857 मंगल पांडे की क्रांति थे, ये आजादी के खिलाफ पहला बिगुल फूका गया था। किसके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा। 1857 1857 को भारत की पहली आजादी की क्रांति कहा जाता है। इससे पहले भी बहुत सारे क्रांति हुए। हमारे झारखंड में उलगुलान क्रांति हुई, नील क्रांति हुई, बहुत सारा क्रांति हुआ, लेकिन उसको इतिहास में उतना महत्वपूर्ण नहीं दिया गया, उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, इसलिए ये तारीख दर्ज नहीं हुई। ना 1857 के पहले भी बहुत सारा आंदोलन हुआ, लेकिन आंदोलन किसको बोला जाता है, जो इतिहास में दर्ज है, जो इतिहास में हम पढ़े हैं, उसी को आंदोलन हम बोल सकते हैं। तो औपनिवेशिकता क्या था, 300 वर्षों तक भारत अंग्रेजों का औपनिवेशिक था, यानी दूसरे देश का उपनिवेश था। हमारे देश में किसका राज्य था, इंग्लैंड का शासन था, इंग्लैंड का राज था। कार्ल मार्क्स का क्या कहना था, कार्ल मार्क्स जो थे दार्शनिक, कार्ल मार्क्स, उनका क्या कहना था, भारत एक अशिक्षित देश है, इसे अंग्रेजों को सौंप दिया जाए, इससे भारत का आधुनिकता बढ़ेगा और वेस्टर्न कल्चर। उनका कहना था, कार्ल मार्क्स का कहना था कि जितना भी यूरोपीय कंट्री है वही सिर्फ शिक्षित है, वो आगे बढ़ा हुआ कंट्री है, वेल डेवलप कंट्री है, वेल एजुकेटेड कंट्री। और जितने भी एशिया के अंतर्गत आते हैं, एशिया के जितने भी देश हैं, वे सब बहुत पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, रहन सहन इनका कमजोर है। इसलिए क्या कहना था कार्ल मार्क्स का कि यूरोप की सभ्यता को, यूरोप के कल्चर को भारत को अपनाना चाहिए, इसलिए इंग्लैंड के अंडर यानी कि अंग्रेजों का गुलाम होना चाहिए भारत को।
किसका कहना था? कार्ल मार्क्स को। ठीक है, तो औपनिवेशिकता से मतलब है भारत अंग्रेजों का गुलाम था। 300 वर्षों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा। 1857 के पहले कोई भी क्रांति ऐसी नहीं हुई जिससे अंग्रेजों को लगा कि भारत हम लोगों के खिलाफ खड़ा है, या फिर भारत आजादी के लिए कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं किया जिससे उनको लगे कि भारत में हम लोग कमजोर हैं। इसके चलते अंग्रेज 300 वर्षों तक भारत में रहे, या फिर भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा। अब नेक्स्ट है आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि अभी हमें ऐतिहासिक स्रोत कहाँ से मिलता है। तो हम लोग बहुत जगह देखे होंगे संग्रहालय बना हुआ रहता है, मेमोरियल बना हुआ रहता है। हम लोग के मन में जहन में आता है कि मेमोरियल क्या है। जैसे यहाँ पे है आप लोगों का नीलांबर पीताम्बर चौक, हजारीबाग में है आप लोगों का नीलांबर पीताम्बर चौक। जैक बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं झारखंड के रहने वाले, उनको पता होगा कि नीलांबर पीताम्बर चौक है, अल्बर्ट एक्का चौक है। तो अल्बर्ट एक्का कौन थे? जानने का मन में उत्सुकता होता है। अल्बर्ट एक्का चौक है रांची में, तो अल्बर्ट एक्का कौन थे हम लोगों को जानने का इच्छुक होता है, इच्छा होता है। तो उसको हम इतिहास से रिलेट, आधुनिक इतिहास से रिलेट करके देखते हैं। आधुनिक इतिहास का वही स्रोत है। अल्बर्ट एक्का कौन थे, बिरसा मुंडा कौन थे, नीलांबर पीताम्बर कौन थे, ये सब क्या होता है? आधुनिक इतिहास का स्रोत है। आधुनिक इतिहास का स्रोत है। बहुत सारे संग्रहालय बने हुए हैं, वहां पे लिखित दस्तावेज है, अभिलेख है। अभिलेख हम लोग नेक्स्ट लास्ट में भी हम लोगों को पढ़ना है। अभिलेख एक पॉइंट है, अभिलेख छूट गया, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अभिलेख का महत्व, अभिलेख क्या है? अभिलेख यानी कि इतिहास में जो भी दर्ज हो चुका है वो अभिलेख है। ठीक है, तो आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत का मतलब क्या होता है? कोई भी स्मारक, कोई भी संग्रहालय जिसको कि हम इतिहास से जोड़ के या इतिहास से रिलेट करके देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सर्वेक्षण। अंग्रेजों के द्वारा हर एक 10 साल में जनगणना करवाया जाता था। जनगणना के अंतर्गत आता था जातिगत जनगणना। ठीक है, शिक्षा, जाति, शिक्षा, धर्म, ये तीनों चीज का जनगणना करवाया जाता था कि भारत में कितना अनुपात किन जातियों का है, साक्षरता दर किन रियासत, किन राज्यों का कितना है, धर्म कितना है। अंग्रेजों के अनुसार भारत 3 कालखंडों में बटा हुआ था। अंग्रेजों के अनुसार भारत 3 कालखंडों में बटा हुआ था। एक थे हिंदू, मुस्लिम और एक खुद वो अंग्रेज। ठीक है, तो सर्वेक्षण का प्रचलन यही था कि हर एक 10 साल में अंग्रेजों के द्वारा सर्वेक्षण किया जाता था, जातिगत जनगणना किया जाता था, शिक्षा का एवरेज देखा जाता था, अनुपात देखा जाता था, लिंगानुपात का जनसंख्या होता था, धर्म का जनगणना किया जाता था, कितने कौन से धर्म के कितने लोग हैं। अब एक और है अधिकृत रिकॉर्ड, हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर आधुनिक काल में भारत का इतिहास में। अधिकृत रिकॉर्ड क्या है? अधिकृत रिकॉर्ड का मतलब हुआ सरकारी, जितना भी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है या गवर्नमेंट टेकन जितना भी दस्तावेज है उसको क्या बोलते हैं? अधिकृत। अधिकृत मतलब जो ऑलरेडी गवर्नमेंट टेकन है उसको अधिकृत रिकॉर्ड बोलते हैं। जो सर्वेक्षण को लाइब्रेरी में रखा गया है या संग्रहालय में रखा गया है वो अधिकृत रिकॉर्ड थे। ओके, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आधुनिक काल में भारत का इतिहास पूरा समरी वीडियो हम चलाए हैं। पहले का क्लास में हम पॉइंट वाइज पॉइंट डिफाइन किए हैं, तो आप लोग पहले का वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, थैंक यू।